बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान। बच्चों, हमारा ये वीक फाउंडेशनल वीक चल रहा है जहां पे सभी सब्जेक्ट्स के टीचर कोशिश कर रहे हैं कि 6, 7, 8 के वो टॉपिक्स जिन्हें आपने डिटेल से ग्रेड 9 में पढ़ना है उन्हें क्यों ना रिवाइज किया जाए, और इस तरह रिवाइज किया जाए कि आपको सिमुलेशन की मदद से वो टॉपिक समझाया जाए ताकि आपकी पहले बेस अच्छी हो जाए। अब जब आप 9th में आओ तो आपके लिए पढ़ने में आसानी रहे। आज हम भी बायो में जो ग्रेड 6 का साइंस का पोर्शन है उसका पहला चैप्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिवाइज करेंगे। पहले बुक की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जब ग्रेड 6 में आपने बुक पढ़ी, बुक को हम कहते हैं वो डेड बुक है। डेड बुक क्यों है? आपको सिर्फ टेक्स्ट मिल रहा है या उसमें डायग्राम मिल जाती है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो का आपको आइडिया नहीं होता कि रियल में ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, या अगर मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए ये कितना आसान हो सकता है। वही चीज जो किताब के अंदर सिर्फ थ्योरी के अंदर दी हुई है और मुझे उसे क्रैम करना पड़ता है, अगर मुझे सिमुलेशन से समझा दिया जाए तो मेरे लिए उसे याद करना, याद रखना आसान हो जाए, मेरे कंसेप्ट अच्छे डेवलप हो जाए। ये काम हमने आज चेस में प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करते हैं फौरन से। मुख्तसर सा मेरा तारुफ ये है कि मैंने एमफिल किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में। इसके साथ मॉर्निंग में मैं बुक राइटिंग भी करता हूं। हमारी 9th से 12th की बुक्स फेडरल बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ाई जा रही हैं कैंटअप के नाम से, और बायो की जो किताब है वो कश्मीर में एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। वहां गवर्नमेंट में जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारी ही बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो मैं आपको जब बायो पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैंने इसको लिखा भी है। मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मुझे पता होगा किताब में कहां कमजोरी रह गई है, मैं आपकी वो कमजोरी यहां से खत्म करूं और आपको ज्यादा अच्छे से वो कंसेप्ट दूं। किताब के अंदर ना बच्चों, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक लिखा होता है वो आपके निसाब में, जिसे आप करिकुलम कहते हो, उसमें दिए गए एसएलओ के मुताबिक होता है। कि करिकुलम आपका निसाब होता है जिसके मुताबिक आपकी किताब लिखी जाती है, फिर उसी के मुताबिक आपका पेपर बनता है। अच्छा, आपने क्या लिखना है ये हमें बताता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिसे आप एसएलओ कहते हो। अगर आपने नोटिस किया हो, हमारी किताब के हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये दिए होते हैं एसएलओस। ये आपको बता रहे होते हैं कि टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो जब आपने ग्रेड 6 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा था तो वहां अगर आपने नोटिस किया हो, एक एसएलओ था जो आपको कहता था आपने रिकॉग्नाइज करना है, पहचान करनी है सेल की। लेकिन कैसे? कि सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। इसका क्या मतलब है कि सेल बेसिक यूनिट है, ये आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जब आप सेल को समझ लोगे ना तो हमें एसएलओ कहता है कि अब आपने टिश्यूज को भी समझना है, क्योंकि सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज होते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं। तो आपने ये भी समझना है इस चैप्टर में। फिर आपको पता लगेगा टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपने ग्रेड 6 में पढ़ा हुआ है और वो इस टॉपिक के मुताबिक था। अगला एसएलओ आपसे कहता है कि आपने सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को और ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है, रैंक करना है डिफरेंट लेवल्स पे। ये भी हम पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक है कि हमने कुछ कॉमन सेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से कॉमन सेल्स हैं? नर्व सेल्स, मसल सेल्स, एपिथेलियम के सेल्स और ब्लड सेल्स। अब आओ अपनी किताब पे। हमारी किताब हमें बताती है कि जो सेल्स हैं इनका आइडिया हमारे जहन में कैसे आया। अपनी आप सराउंडिंग में ही देख लो, तो आप किसी रूम में बैठे हुए हो और रूम में जो हमारी वॉल्स हैं ये ब्रिक्स की बनी हुई है, ईंटों की है। यानी कि वो छोटी से छोटी चीज जो बार बार मिल रही है और मिलके उसने आपका रूम या आपकी वॉल बनाई है वो ब्रिक है। तो ब्रिक क्या हुआ?
हमारी वॉल का या हमारे घर का यूनिट है। ये वो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर है जिसे आप मिलाते हो तो आपका घर बनता है या कमरा बनता है। ऐसे ही ना अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज में छोटा सा यूनिट बनाया हुआ है, वो मिलता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसी को हम कहते हैं सेल। लेकिन हमारे जहन में ये आइडिया आया कैसे कि हम भी छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं जिनका नाम सेल है? जब साइंटिस्ट थे ना, अर्ली साइंटिस्ट, जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें ऐसे लगा जैसे वो शहद की मक्खी का छत्ता देख रहे हैं। ठीक है, हनी कॉम जो है उसको जब आप डिटेल देखते हो ना, तो आपको आइडिया होता है ऐसे छोटे छोटे ना, तकरीबन ऑलमोस्ट हेक्सागोनल शेप के छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं। अगर मैं यहां इसको सर्कल कर दूं, जैसे ये एक रूम है, ये एक बॉक्स है, तो शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे ना पोर्शन बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जिनके अंदर वो शहद को स्टोर करती है। ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा सा छत्ता है और उसके अंदर शहद है, बल्कि उसमें भी छोटे छोटे रूम है ताकि शहद को अच्छे से स्टोर किया जाए। अच्छा, ये तो हमने देखा हुआ था कि ये किस तरह के लगते हैं। जब साइंटिस्ट ने लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम देखा या सेल्स को फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप में देखा, उन्हें ऐसे लगा जैसे वो शहद की मक्खी के छत्ते को देख रहे हैं। सेल भी कुछ इसी तरह से अरेंज हुए नजर आए। तो वहां से ये नाम पड़ा कि जिस तरह हनी कॉम के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, रूम्स होते हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, वो जो छोटा सा पोर्शन है हनी कॉम में, हम इसको सेल कहते हैं। क्योंकि लिविंग सेल्स भी दिखने में ऐसे ही थे, तो हमने उनका नाम भी सेल रख दिया। अब ये ग्रेड 6 में हम पढ़ चुके हुए हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि सेल है क्या, क्योंकि अभी मैंने आपको एसएलओ बताया था, एसएलओ कह रहा था कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। ये डेफिनेशन समझना इसलिए जरूरी है कि ये डेफिनेशन जो आप ग्रेड 6 में बच्चों पढ़ना शुरू करते हो ना, आप ग्रेड 9 में भी इसी को पढ़ते हो, ग्रेड 11 में भी इसी को पढ़ते हो। तो हमें इसके अल्फाज समझने की जरूरत है। और डेफिनेशन कहती है कि सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मुराद है। स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद होता है कि वो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर जो मिलता है, रिपीट होता है, तो बड़ी चीज बनती है। जैसे मैंने बताया, हमारा हाउस है, हमारे रूम की वॉल्स हैं, इसमें जो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर है जो इसको बना रहा है वो ब्रिक है। तो ब्रिक हमारे रूम, हमारे हाउस का यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, कोई भी है, बैक्टीरिया है, इनमें जो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर है वो सेल है। सेल से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, लेकिन हम उन्हें यूनिट नहीं कह रहे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं कि सेल से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन आप उन्हें स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं कहते हो। अब आपने अंडरस्टैंड करना है ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि हमने साथ ही कंडीशन रख दी है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है। अब वो जो सेल से छोटा स्ट्रक्चर है ना, वो सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। कौन से सारे फंक्शन? वो फंक्शन जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। आई रिपीट, वो फंक्शंस जो जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल लेवल पे परफॉर्म होते हैं। इससे छोटे लेवल पे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते। एग्जाम्पल लेते हैं, सेल अब क्या करता है जिसकी वजह से हम कहते हैं ये फंक्शनल यूनिट है। सेल ग्रो करता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। जब दो सेल बनते हैं बड़े सेल से, तो आप देखते हो वो साइज में छोटे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं इनका साइज ग्रो करते हैं। तो क्या हम भी ग्रो नहीं करते? एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बेबी है या एनिमल बेबी है, आप देखते हो बर्थ के बाद वो ग्रो करता है। तो ये ग्रोथ तो सेल लेवल पे भी हो रही है, लेकिन अगर आप सेल के अंदर जाके उससे भी कोई छोटा स्ट्रक्चर लोगे तो आप देखोगे उसमें ऐसे ग्रोथ नहीं हो रही।
तो इसलिए आप सेल से किसी छोटे स्ट्रक्चर को फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं कहते। सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ाता है, सेल भी रिप्रोड्यूस करते हैं। हमें अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी सर्व हो रही है, मेरी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मेरी बॉडी का फंक्शन है। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर वो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर जो ये एनर्जी बना के दे रहे हैं वो सेल है। सेल के अंदर अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा जो एनर्जी बनाएगा, लेकिन वो सिर्फ एनर्जी बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं बोलोगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल से छोटा है, लेकिन वो हर काम नहीं करेगा जो जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। वो एक बड़ा अहम काम करके देगा कि हमें एनर्जी बना देगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो जिंदा रहने के लिए हर काम करता है बच्चों से सेल कहते हैं। और ये आपकी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो जिंदा रह पाता है, अपने काम खुद ही कर पाता है। इसलिए हम टर्म यूज करते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। या बाज़ औक़ात आप देखते हो आपको अपनी किताब में लाइफ भी लिखा होता है, कोई भी लाइफ है, एनिमल, प्लांट, यूनिसेलुलर, ह्यूमन, सेल सभी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब जरा मजे की बात देखो। अच्छा, घर बना, कमरा बना, आप ईंटें गिन के अंदाजा लगा लेते हो, आप ईंटें गिन पाते हो कि इसको बनाने में कितनी ब्रिक्स यूज हुई है। लेकिन इमेजिन करो, ये जो एक छोटा सा इंसान ही है 6 फुट का, 5 फुट का, इसको बनाने में सेल कितने चाहिए होते हैं? कभी सोचा इस बारे में? कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कि जो हमारा यूनिट है जो हमें बनाता है, इनकी तादाद ट्रिलियंस में होती है। ट्रिलियन समझते हो? बिलियन का लफ्ज सुना हुआ है? बिलियन, बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। किसको पता है मिलियन का? कंप्यूटर वाले बच्चे भी जवाब दो। एनीवन हु नोज व्हाट इज मिलियन? हाउ मच इज मिलियन? पता है? 10 मिलियन का पता है, उसे मिलियन का नहीं पता। डिवाइड करो 10 से। उसके अंदर 6 जीरो है। चलो जी, एक को जीरो का पता है लेकिन उसको बोलना नहीं आ रहा कि क्या बोलूं उसे। वेरी इंटरेस्टिंग। 10 लाख। शाबाश। 1 मिलियन 10 लाख। अब खुद अंदाजा लगाओ। छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अल्लाह ताला की कुदरत बताना चाह रहा हूं, कैसी जबरदस्त कुदरत है। घर बना लेते हो, कोठी बना लो, कोई बंगला बना लो ना, तो 10 लाख ईंटें नहीं लग रही होंगी, या लग रही हैं तो 1 करोड़ नहीं लग रही। लेकिन आप देखते हो अगर आपने लेट से 1 करोड़ यानी 10 बिलियन ईंट लगा दिए तो वो कितनी बड़ी चीज बनती है। लेकिन यही आप छोटा सा इंसान ले लो, ह्यूमन बेबी ले लो, या कोई इससे भी छोटा एनिमल ले लो, छोटा सा ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन बनाने वाला जो यूनिट है सेल, उसकी तादाद देख रहे हो? मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, बहुत ज्यादा, लागिनत। ठीक है। अब अगर मैं खास तौर पे इंसानों की बात कर लूं कि हम जो ग्रोन पर्सन है जैसे मैं हूं, हम में कितने सेल्स हैं? तो कहते हैं तकरीबन 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स। ये बहुत बड़ी अमाउंट है बच्चों, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो वह मैं लेक्चर दे रहा था तो मैंने बच्चों से कहा ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि मैं अगर तुम्हें 10-10 के नोटों में ये 50-60 ट्रिलियन दे दूं और मैं कहूं गिनो, तुम लोगों को जवानी गुजर जानी है, इतनी बड़ी अमाउंट है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने इतने छोटे से स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा पैदा किया कि उससे आप एक कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। एक छोटा सा सेल है, कितना छोटा है? कहते हैं आप उसे अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतना छोटा है। अंदाजा लगाओ कि हम कितने कंप्लेक्स हैं, लेकिन हमारी कंप्लेक्सिटी के बावजूद जो चीज हमें बना रही है वो साइज में कितनी छोटी है। और आपको पता है, इतना आप सब जानते हो सोशल मीडिया से, कि जो चीज साइज में जितना छोटी है ना, उसे बनाना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये अल्लाह ताला की शान है कि इतना छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, सेल, और फिर उस सेल से इतने तरह के जानदार और उनके अंदर इतनी तरह की कंप्लेक्सिटी बनाई। ठीक है। तो हम में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बेतहाशा की तादाद में ये सेल्स हैं जो हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हमने कहा था हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स
जो बड़े वाजिया जानदार हैं, वरना बैक्टीरिया भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते। हाँ, प्लांट एनिमल को चूंकि हम देखते हैं तो हमारे पास फिर दो एग्जाम्पल आती हैं, एक एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। हमें अब किताब ने जब ये सारी बातें बताई तो साथ एक डायग्राम दे दी जिसमें हमने नोटिस किया कि कुछ चीजें एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन है, दोनों में होती है। जैसे देखो, जब आप सेल के अंदर आते हो ना तो आपको यहां पे एक लिक्विड पोर्शन मिलता है। इस लिक्विड पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हर जगह एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। बिल्कुल आप देखते हो उसमें एक सेंटर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस। अभी मैं फंक्शन नहीं बता रहा, हम सिर्फ छठी क्लास में जो हमने देखा सुना पढ़ा हम वो रिवाइज कर रहे हैं। जब फंक्शन हम पढ़ेंगे ना ग्रेड 9 में, तब आप समझोगे कि सिमुलेशन हमें कितना मदद देती है। अभी हमने मुख्तसर सा ग्रेड 6 तक रहना है। फिर आप देखते हो कि सेल की बाउंड्री है, जैसे घर की दीवार होती है, कमरे की दीवार होती है। दीवार है तो घर है, कमरा है। अगर ये देखो, ये मेरा एक क्लासरूम है और साथ वाला भी क्लासरूम है, तो ये दो क्लासरूम क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान वॉल है, पार्टीशन है। अगर मैं वॉल पार्टीशन खत्म कर दूंगा तो वो दो क्लासरूम नहीं देंगे, वो एक क्लासरूम बन जाएंगे। तो पार्टीशन चाहिए होती है हमें जो दो चीजों को अलग कर रही है। ऐसे ही सेल की भी दीवार है, सेल में भी एक पार्टीशन है जो उसे बाहर की चीजों से अलग कर रही है। हाँ, जब आप एनिमल सेल को देखते हो तो वो सेल मेम्ब्रेन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब आप प्लांट्स में आते हो ना तो यहां दो पार्टीशन होती है। यहां अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक पार्टीशन होती है जिसे आप कहते हो सेल वॉल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, इसी तरह हम देखते हैं एक बड़े से साइज का वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में कोई वैक्यूल नहीं। और इसी तरह ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है आप देखो, हमें एनिमल सेल में नहीं मिल रहा, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये भी बच्चों हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। अब ये वो सारी बातें हमने ग्रेड 6 की बुक में पढ़ी, लेकिन अब आपको एक मैजिक दिखाता हूं। हम यही चीज सिमुलेशन से देखेंगे और आपने खुद फील करना है कि वही बोरिंग सी बात जो हमें क्लास में लग रही होती है, सिमुलेशन उसको हमारे लिए कितना जबरदस्त कर देती है। जब आप एक रियल लाइफ देख रहे होते हो कि ये दिखने में हकीकत में कैसे है। ये देखो, ये प्लांट का एक सेल है। अगर आपने सिमुलेशन पे नोटिस किया है तो हमने दरख्त का एक पत्ता लिया था जिसको डायसेक्ट किया। मैं दोबारा दिखाता हूं। हम एक पत्ता ले रहे हैं और इसको हम डायसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, और इसके अंदर डिटेल में जाके देख रहे हैं हकीकत में इस लीफ में सेल कैसे हैं। ये देखो, ये मैं उसे काट के आया और उसके अंदर जाके भी अब मैं एक सेल पे फोकस कर रहा हूं। ये वो प्लांट सेल है जिसको आप किताब में देखते हो और सिंपल सी एक डायग्राम लगती है। पहले तो आप लोग बच्चों ये चीज नोटिस करो ना, इसकी शेप किस तरह की है। देख रहे हो, ये आपके पास एलोंगेटेड शेप का है। ठीक हो गया। अब साथ ही ये देखो, ये जो एक एलोंगेटेड शेप है, तकरीबन रेक्टेंगुलर शेप, इसमें अब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़े हुए हैं। ये देखो, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियस, राइट। डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। ये न्यूक्लियस है, लेकिन साथ ही देखो न्यूक्लियस के ये देखो ऊपर भी और नीचे भी कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स हैं। इन्हें आपकी बुक में वो कहते हैं ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स। होती मेम्ब्रेन्स हैं लेकिन ट्यूब लाइक फॉर्म में। मैं भी आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। ये देखो, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, ऊपर भी हैं, दोनों साइड पे हैं। ऊपर उसने बाहर से दिखाया हुआ है, नीचे वो डायसेक्ट करके काट के हमें दिखा रहा है कि ये दिखने में कैसी लगती है। अगर हमें याद हो, हमने इन्हें नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर सेल में ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अच्छा, और देखो, ये देखो, यहां भी ये मेम्ब्रेन्स हैं, ट्यूब्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यूक्लियस के बाहर नहीं पड़ी, उससे हट के हैं। ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं जो न्यूक्लियस के बाहर पड़ी हैं, उससे थोड़े डिस्टेंस पे हैं, इन्हें हम अलग नाम देते हैं। इन्हें हम कहते हैं गोल्जी
ऑपरेटर्स। यहां कंप्लीट दिखाया हुआ है, यहां पे उसे काट के दिखाया हुआ है, डायसेक्ट करके दिखाया हुआ है कि जब आप उसे काटते हो तो ये आपको इस तरह की नजर आती है। ये देखो, इसी तरह नोटिस करो, यहां पे हमें दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तीन है लेकिन हम दो पे फोकस करते हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हो कि किस तरह का नजर आता है रियल में, हमने पढ़ने हैं डिटेल में वन बाय वन। साथ ही देखो एक और स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर का। अभी हमने इसको बुक की डायग्राम से देखा था, ये सिर्फ प्लांट सेल में था। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसे हम, इफ यू रिमेंबर, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसका क्या काम है देखेंगे, अभी बस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें एनिमल सेल में नहीं मिला था। और साथ ही ये देखो, और छोटा कर दूं, कि प्लांट सेल के पास ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर भी है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। और हमें कलर से आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा स्टोर की जाती है वो वाटर है। फंक्शन क्या है ये पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो था प्लांट सेल। अब जरा एनिमल सेल को भी देख लेते हैं। फर्स्ट करो हमारे पास हॉर्स है और मैं उसका लिवर लेता हूं और लिवर को डायसेक्ट करता हूं। अभी आपने नोटिस करना है, ये देखो सेल कैसे नजर आते हैं माइक्रोस्कोप में। ये देखो, ये सारे सेल थे, हमने एक सेल पे फोकस कर लिया। अब हॉर्स चूंकि एनिमल है तो मैं कहूंगा ये एनिमल सेल है। सबसे पहली चीज जो बच्चों आप ऑब्जर्व करते हो, पहला फौरन आपने शेप में फर्क नोटिस किया। प्लांट सेल की शेप और थी, वो आपको एलोंगेटेड, रफली रेक्टेंगुलर शेप में मिल रहा था। एनिमल सेल इस शेप में नहीं है और उसकी वजह है, प्लांट सेल के बाहर मैंने अभी आपको बताया था एक स्ट्रक्चर था सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये रिजिड स्ट्रक्चर है, जिस वजह से हम देखते हैं प्लांट सेल की प्रॉपर शेप है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। यहां बाहर की तरफ ये जो इसकी बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं होती, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये रफली स्फेरिकल शेप में आता है, उस तरह प्लांट सेल की तरह रेक्टेंगुलर नहीं होता। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, हमें यहां कहीं पे वो ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, क्लोरोप्लास्ट जो अभी हमने प्लांट में देखा। और तीसरा डिफरेंस अगर याद हो, वहां बड़े से साइज में वैक्यूल था, यहां कहीं पे भी अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं, कहीं पे भी आपको यहां पे वैक्यूल नहीं मिल रहा। बाकी स्ट्रक्चर है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है। ये देखो वो ट्यूबुलर नेटवर्क जिसे हमने गोल्गी ऑपरेटस कहा, सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये भी हमें नजर आ रहा है। और न्यूक्लियस के बाहर हमें ये मेम्ब्रेन नेटवर्क नजर आ रहा है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कुछ चीजें कॉमन है और कुछ इनमें डिफरेंट है। अब जरा हम इन्हें कंपेयर भी कर लेते हैं। अब आप कंपैरिजन में नोटिस कर सकते हो, अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो नोटिस करो जरा, ये जो प्लांट सेल है इसकी जरा बाउंड्री देखो, दो कलर में नजर आ रही है, एक डार्क ग्रीन है और दूसरा लाइट ग्रीन है। ये देखो, जो अंदर वाली साइड पे है वो सेल मेम्ब्रेन है और जो सबसे बाहर है ये सेल वॉल है। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको यहां लेके आऊं एनिमल सेल में, ये देखो यहां सिर्फ एक ही बाउंड्री है विच इज सेल मेम्ब्रेन। और ये रहा इनका कंपैरिजन, ठीक है। अब वही डेड बुक जब हम सिमुलेशन से पढ़ते हैं, देखो हमारे लिए ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिमेंबर है। अब कल मैं आपको इन ऑर्गन्स को, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, कल मैं आपको जरा डिटेल से ये दिखाऊंगा। अब ये देखो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अभी मैंने सिर्फ जिक्र किया है, लेकिन कल हम जरा इसको डिटेल पढ़ेंगे कि ये दिखने में लगती कैसे है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो आपको रियल में कुछ ऐसा नजर आता है, ऊपर से
और नीचे से, और साइड से जब आप देखते हो तो आपको इस तरह से नजर आ रहा होता है। इसी तरह अभी हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे कि ये अंदर से कैसा है। तो ये सब चीजें हमने जब चेस अकेडमी में सिमुलेशन की मदद से पढ़नी है तो यू विल एंजॉय इट, आपके लिए चीजें याद रखना आसान है। अब आपके सामने वो बुक की 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल रियल लाइफ सिनेरियो से मिलती हुई सिमुलेशन है, जो आपको चीजें समझने में आसानी करती है। ठीक है, आपका आगे इंग्लिश का लेक्चर है। हम कल, अगर आप लोग इसको पढ़ो, जो भी क्वेश्चन होगा कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।